हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, मैंने ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड किया है। रीज़न ये है कि इलेक्शन ड्यूटी के पश्चात मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और फिर उसके बाद वीकनेस भी ज़्यादा हो गई। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। फिर आसपास ऐसा माहौल था, कुछ रिलेटिव्स हमारे थे जो कि नहीं रहे अब इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा व्यथित था, नहीं कर पाई वीडियो अपलोड। आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जो मित्र पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शन की किस शाखा में यथार्थ की प्रकृति के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। तो दर्शन की किस शाखा में 3 शाखाएं होती हैं। दर्शन की 3 मीमांसाएं होती हैं। शाखा मीन्स यहाँ पे मीमांसा से है, ठीक है। शाखा मीन्स मीमांसा। तो दर्शन में 3 मीमांसाएं होती हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार्य या मूल मीमांसा, ठीक है। तो जो यथार्थ की प्रकृति के बारे में जिसमें जांच पड़ताल की जाती है तो उसे हम तत्व मीमांसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो प्लेटो की बुक का नाम है द रिपब्लिक, ठीक है। और पॉलिटिक्स ये किसकी बुक है। तो ये पॉलिटिक्स बुक है अरस्तू की, ठीक है। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक का नाम है, अरस्तू का। और एमिल किसने लिखी है, रूसो ने लिखी है। तो कुछ बुक्स भी हैं जो कभी कभी सुमेलित करने के लिए आ जाती है परीक्षाओं में, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। तो द रिपब्लिक हमारी प्लेटो की है, पॉलिटिक्स अरस्तू की है और एमिल हमारी रूसो की पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अस्तित्ववाद की, फिर उसके अस्तित्ववाद के बाद डेड डैश है की अपेक्षा फिर डेड डैश में अधिक विश्वास रखता है। तो डैश की जगह में क्या भरना है। तो अस्तित्ववाद सार की अपेक्षा किस में विश्वास करता है, अस्तित्व में अधिक विश्वास करता है, ठीक है। तो पहली जगह पे भरना है सार और दूसरी जगह पे भरना है अस्तित्व, ठीक है। तो अस्तित्ववाद सार की अपेक्षा अस्तित्व में अधिक विश्वास रखता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक विचारधारा के रूप में लोकतंत्र इस आधार वाक्य पर आधारित है। एक विचारधारा के रूप में लोकतंत्र इस आधार वाक्य पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, व्यक्ति की सत्यनिष्ठा की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए, ठीक है। जबकि अन्य ऑप्शन में क्या बताया गया, व्यक्ति की अपेक्षा समूह का महत्व अधिक है। तो व्यक्ति की अपेक्षा समूह का महत्व नहीं है। लोकतंत्र में लोक यानी कि जन, लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहते हैं। तो इसमें जनता महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए समूह की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता इसमें सिद्ध की जाती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ महत्वपूर्ण होती है। और फिर अगले ऑप्शन में दिया व्यक्ति की अपेक्षा समूह का महत्व अधिक है। दोनों ऑप्शन में एक ही बात दी गई है, ठीक है। डी में है, राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति को हर हालत में अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र की बात नहीं है। व्यक्ति स्वेच्छा से अगर राष्ट्रहित के लिए कोई कार्य करता है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के सिद्धांत 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। तो ये है हमारा बौद्ध मत, ठीक है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख निरोध के उपाय हैं, ठीक है। तो 4 ये आर्य सत्य हैं हमारे, जो कि बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है। यह कथन किसका है। तो उत्पादन पद्धति, इसमें से हम कार्ल मार्क्स की जब बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के समय में जो औद्योगिकरण हो रहा था तो 2 वर्ग बन गए थे। एक बन गया था शोषक वर्ग जो कि जनता का शोषण करती थी, एक था शोषित, ठीक है। 2 वर्ग हो गए थे। तो इसमें ये बताया गया तो उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है। जिस देश में अधिक उत्पादन होता है, यानी कि जिस देश के नागरिक अधिक उत्पादन की क्षमता रखते हैं, अधिक उत्पादन की क्षमता किसमें होती है, जो मतलब कि जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये लेबरिज्म के समर्थक हैं। इनका कहना है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले कौन हैं, नीचे तबके के लोग हैं, तो उनके अधिकार भी अधिक होने चाहिए, ना कि उनके जो कि पूंजीपतियों के अधिकार अधिक होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए उत्पादन पद्धति की संस्कृति एकमात्र निर्धारक तत्व है। ये कथन कार्ल मार्क्स का है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से हैं।
तो अगले क्वेश्चन में बताया गया निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है। कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आदर्शवादी शिक्षा, यथार्थवादी शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा और ये सभी। ठीक है, तो प्रकृतिवादी शिक्षा में कहा गया है कि प्रकृति के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। आदर्शवादी शिक्षा में विचारों को महत्व दिया गया है। यथार्थवादी शिक्षा हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक महत्वपूर्ण मानती है, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने भारतीय लोगों के लिए समग्र शिक्षा की धारणा को प्रस्तावित किया। तो समग्र शिक्षा हमारी अरविंद घोष ने दी है। ठीक है, महात्मा गांधी की शिक्षा को वर्धा शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। टैगोर की जो शिक्षा पद्धति है वो विश्व वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है और विवेकानंद की जो शिक्षा है वो मानवतावाद पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समग्र शिक्षा की बात किसने की है, महर्षि अरविंद ने। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। किस शिक्षा में विचार किया गया, कैसी शिक्षा पर, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। शिक्षा कैसी हो, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में हो, यानी कि जब भी राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण किया जाए तो उसमें शिक्षा को भी एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में रखा जाए। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात कही गई। ठीक है, कुरान के अनुसार शिक्षा अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कुरान के अनुसार शिक्षा अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है, सभी स्त्री और पुरुषों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे भारत की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 46 में कहा गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 46 में कहा गया है। इसमें कुछ भी ज़्यादा डिफाइन करने की बात नहीं है, ये स्पष्ट लिखा हुआ अनुच्छेद 46 में कि भारतीय जो राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 46 में ये बताया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा राज्य। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 46 में कहा गया है। राष्ट्र में राष्ट्रिकताओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण वाह्य कारक है। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि राष्ट्र में जो राष्ट्रिकताओं का निर्माण करने से संबंधित जो भी बातें हैं वो वाह्य कारक पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये किसने कहा, ये कथन किसका है, तो ये कथन है हंस कोहन का। ठीक है, राष्ट्र में राष्ट्रिकताओं का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण वाह्य कारक है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया, हंस कोहन के अनुसार। समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, ये सभी को पता है। समाजशास्त्र के जनक हमारे ऑगस्ट काम्टे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण हैं। सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण यानी कि समाज में परिवर्तन लाने वाले कौन से कारक हैं। तो यहाँ पर समाज में परिवर्तन लाने वाले 2 कारक बताए गए हैं, परिवार, ठीक है, और दूसरा विद्यालय। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय आपदा। राष्ट्रीय आपदा सामाजिक परिवर्तन से इसमें कोई लेन देन नहीं है। राष्ट्रीय सेना राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा के लिए होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो परिवार और विद्यालय दिया गया है, तो परिवार में जैसा वातावरण होता है तो उससे व्यक्ति के चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वो व्यक्ति अच्छे या बुरे नागरिक के तौर पे आगे बढ़ता है। अच्छे नागरिकों से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, बुरे नागरिकों से बुरे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसलिए परिवार की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। और विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, किस व्यक्ति के निर्माण की शिक्षा दी जाती है, मानव निर्माण की शिक्षा विद्यालय में दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। तो विद्यालय भी कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में और सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी जिसमें दिया गया है तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। शासन के संदर्भ में समाज शब्द से क्या अभिप्राय है। शासन के संदर्भ में समाज से क्या अभिप्राय है, तो समाज नियंत्रण और संतुलन का कार्य करता है। ठीक है, व्यक्तियों के आचरणों का नियंत्रण करता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन लाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में आज जाति भेद के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। भारत में आज जो जातीय भेदभाव है इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो देख लेते हैं। गरीबी, अंग्रेजी शिक्षा, पुत्र द्वारा पैतृक व्यवसाय अपनाया जाना, फिर धर्म। तो पुत्र द्वारा पैतृक व्यवसाय अपनाया जाना ये जातीय भेद का कारण नहीं है, बल्कि कारण क्या है, गरीबी, अंग्रेजी शिक्षा और धर्म। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को जो लोग प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपने आप को हिंदी शिक्षा वालों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। और गरीबी तो अपने आप में ही एक बुराई है, सामाजिक बुराई के तौर पे इसे जाना जाता है। धर्म भी कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन ए, बी और डी, ठीक है, सॉरी अंग्रेजी शिक्षा इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा ए, सी और डी, अंग्रेजी शिक्षा की बात नहीं होगी। ठीक है, तो गरीबी, पुत्र द्वारा पैतृक व्यवसाय
जैसे कि जो जिस श्रेणी में है, जो जिस वर्ग में है, तो ऐसा कहा जाता है कि जाति प्रथा, जाति जब वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें क्या था, व्यक्ति के कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जाति भेदभाव को बढ़ावा देने वाली बात थी। ठीक है, गरीबी तो अपने आप में ही है, धर्म भी कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव को बढ़ाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए, सी, डी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय समुदाय का लघु रूप है। ठीक है, जो समुदाय या समाज होता है उसमें विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति, सामाजिक, आर्थिक तबके के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी प्रकार जो विद्यालय होता है वहाँ पर भी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हमारे विद्यालय में एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए विद्यालय को समुदाय का लघु रूप कहा जाता है। यह समुदाय और समाज का क्या अर्थ है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था समाज का अर्थ क्या होता है, नियंत्रण। ठीक है, तो समुदाय का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, समुदाय का अर्थ होता है स्वतंत्रता और समाज का अर्थ होता है नियंत्रण। ये भी पीछे हम ये क्वेश्चन पढ़ा था, समाज का मतलब क्या है, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि बी और सी सही है। ठीक है, पूर्ण सामाजिकरण के लक्ष्य बताने के लिए निम्नलिखित का अनुपूर्वी क्रम में विन्यास कीजिए। कोड के रूप में रोमन संख्याओं का प्रयोग कीजिए। ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। पूर्ण सामाजिकरण के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। प्रश्न इसी से संबंधित है। तो मनुष्य स्वयं अपने लिए, मनुष्य परिवार के लिए। ठीक है, मनुष्य सबसे पहले किसके लिए, अपनी व्यवस्था करता है, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करता है, अपने विकास की बात करता है। उसके पश्चात परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कार्य करता है। ठीक है, उसके पश्चात फिर क्या करता है वो, मनुष्य नाते रिश्तेदारों के लिए, जब कोई व्यक्ति संपन्न हो जाता है, उसका परिवार संपन्न हो जाता है, तो फिर वह अपने परिवार की, मित्रों की मदद करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर है मनुष्य समाज के लिए, अपने नाते रिश्तेदारों से अलग हटके समाज में, आस पड़ोस में भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। और उसके पश्चात ही वो देश के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। समाज में भी अच्छा करने लगा, उसके और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और उसके पास धन आया और अधिक आर्थिक संपन्नता बढ़ी, तो फिर वो समाज के लिए और देश के लिए कार्य करता है। उसके पश्चात तो संपूर्ण मानव जाति के लिए भी कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, विश्व के लिए कार्य करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो व्यक्ति चाहे मानसिक तौर पे सुदृढ़ हो जाए या आर्थिक रूप से तो सुदृढ़ हो जाए, तो सबसे पहले वह अपना उद्धार करता है, उसके बाद परिवार का, फिर नाते रिश्तेदारों का, मित्रों का, फिर समाज का, फिर राष्ट्र का और उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो कार्य करता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पद प्रतिष्ठा पर आधारित लोगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा पर आधारित लोगों का विभाजन सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, समाज का क्या अर्थ है? समाज का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये आपने पढ़ा होगा, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता मतलब समाज में निरंतर प्रगति जब होती है तो उसको ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव के विकास के आरंभ में हम देखते हैं कि कैसे रहता था, खेत करता था, शिकार करता था पशुओं का, फिर उसने कृषि करना शुरू किया, फिर व्यवसाय करना शुरू किया। आज ऑनलाइन शॉपिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं समाज में जो हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति बढ़ी है, संस्कृति का विकास हुआ है और लोगों के सोचने के तरीके में, व्यवसाय करने के तरीके में भी, शिक्षा पद्धति में, हर चीज़ में परिवर्तन आया, तो उसे सामाजिक गतिशीलता के नाम पर जाना जाता है। भूमंडलीकरण के कारण शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक हो गया है? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वैश्वीकरण हो रहा है, एक देश दूसरे देश से जुड़ रहा है, यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार की भांति हो गया है, यानी एक देश की बात दूसरे देश में बहुत ही कम समय में पहुंच जाती है। तो इस कारण शिक्षा में क्या परिवर्तन होना आवश्यक है? तो शिक्षा का आधुनिकीकरण बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में बताया गया है, समाज और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज और शिक्षा क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, ऑप्शन डी की तरफ देखेंगे हम, ऐसा इसलिए है कि शिक्षा मानव जीवन का पोषण करती है। शिक्षा क्या करती है? मानव जीवन का पोषण करती है, मौजूदा संस्कृति को सुरक्षित रखती है, नई संस्कृति का सृजन करती है और इन दोनों का एकीकृत करती है। यानी शिक्षा और समाज
दोनों ही एक दूसरे को एकीकृत करते हैं, ठीक है। तो दोनों में इंटीग्रेशन की क्वालिटी है, ठीक है। शिक्षा मानव जीवन का पोषण करेगी, मौजूदा संस्कृति को सुरक्षित रखेगी, नई संस्कृति को सृजन करती है, यानी कि नई पीढ़ियों तक उसे पहुंचाती है। और इस प्रकार से शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित संबंध है इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश चाहे छोटे हों या बड़े, देश चाहे छोटे हों या बड़े, वे शिक्षा पर ही भारी व्यय कर रहे हैं। रक्षा के बाद शिक्षा ही ऐसा मद है जिसमें अनेक देश अपने राष्ट्रीय बजट का सबसे बड़ा भाग निवेश कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अमेरिका, चीन, यूके, रूस, भारत, ऐसे ये 5 ऐसे देश हैं जो शिक्षा पर काफ़ी व्यय कर रहे हैं, ठीक है। रक्षा पर और शिक्षा पर, तो इन दोनों मदों पर बहुत अधिक व्यय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, रक्षा के बाद शिक्षा पर ऐसा एक मद है जिसमें अनेक विश्व अपने राष्ट्रीय बजट का काफ़ी बड़ा भाग निवेश कर रहे हैं। तो शैक्षिक और समाजशास्त्री औचित्य से इसे क्या कहा जाएगा, शिक्षा पर जो अधिक निवेश हो रहा है इसे क्या कहा जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। शिक्षा से सभी को सुरक्षा मिलेगी, संपन्नता आएगी, सामाजिक कल्याण हासिल करने में मदद मिलेगी। इसलिए लोग नहीं, इसके लिए मतलब जो राष्ट्र हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा पे भी तो व्यय कर रहे हैं, लेकिन साथ में राष्ट्रोन्नति के लिए, मानव के विकास के लिए, नागरिकों की उन्नति के लिए वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय कर रहे हैं, ताकि समाज में सुरक्षा, संपन्नता और सामाजिक कल्याण आ सके, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई। तो वो वुंट के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। फिर जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है। संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था क्या है, संवेदी पेशी, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है हमारी औपचारिक अवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग को देखकर डरने लगा। यह किस चीज़ का उदाहरण है। तो यह उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण। खून का रंग कैसा होता है, लाल, और फूल का रंग भी लाल था, और क्योंकि फूल उसने तोड़ा तो उसको कांटा चुभ गया, लाल रंग का खून निकल आया, इसलिए उसे लाल रंग से एलर्जी हो गई, ठीक है। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसमें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ विकास की कुछ अवस्थाएं दी हैं और यहाँ पे मनोसामाजिक संकट दिए गए हैं, ठीक है। तो मनोसामाजिक संकट के आधार पे उनको मैचिंग कराना है कि कौन सा किससे संबंधित है। जो शैशवावस्था होता है वह विश्वास और अविश्वास से जुड़ा होता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, कभी किसी पे विश्वास करता है और कभी नहीं करता है, क्योंकि उसको अभी पूर्ण विश्वास नहीं होता कि वो किसके पास अधिक सुरक्षित है। जो शैशवावस्था होती है, आपको पता है वो जन्म से कितने वर्ष तक के बीच में होती है, 6 वर्ष तक के बीच में होती है, ठीक है। तो उसे कभी विश्वास हो जाता है सामने वाले पे कि ये मुझे सुरक्षित रखेगा, मैं अधिक प्यार करेगा, उसके पास चला जाएगा। फिर उसके बाद अगले ही पल उसे लगेगा कि ये ठीक नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा, ठीक है। फिर है किशोरावस्था। वैसे किशोरावस्था में क्या होता है, पहचान बनाम दुविधा। व्यक्ति पहचान बनाना चाहता है, जो बालक होता है वह पहचान बनाना चाहता है समाज में, लेकिन उसे दुविधा मन में रहती है कि पता नहीं उसकी समाज में प्रतिष्ठा बनेगी कि नहीं, क्योंकि कभी उसे बड़ा समझा जाता है और अगले ही पल उसे छोटा भी मान लिया जाता है, ठीक। युवा वयस्कता में क्या होता है, घनिष्ठता बनाम अकेलापन। व्यक्ति जैसे जैसे युवावस्था की ओर बढ़ता है तो उसे एक अच्छा रोजगार चाहिए होता है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड चाहिए होता है। फिर वो क्या करता है कि जब वो चीज़ें नहीं उसे मिल पाती हैं तो वो अकेलापन महसूस करता है। तो पहले तो लोगों से जुड़ता है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अगले ही पल उसे जब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो अकेलापन महसूस करता है। फिर है मध्य प्रौढ़ावस्था। इसमें क्या होता है, सबसे अधिक आवश्यकता या सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, व्यक्ति अपनी नई पीढ़ी को सृजन करना चाहता है, तो प्रजननता और अवरोधन, लेकिन उसमें भी अगर कोई बाधा आती है तो इसके संबंध में भी वो विचार करता है। तो इस प्रकार से पहले का 2, दूसरे का 3 और तीसरे का चौथे का 5वां सही है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरों पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की युक्ति क्या कहलाती है। तो इसे प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मित्रों जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अगले वीडियो में फिर आपके लिए लेके आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय, टेक केयर मित्रों।